मित्रों, बीए भाग प्रथम की इस व्याख्यान माला में आपका एक बार फिर से स्वागत। हम कहानी पठार का धीरज और उसके कहानीकार अज्ञेय के जीवन वृत्त के बारे में जानकारी ले रहे थे और काफ़ी हद तक हमने जानकारी ले ली थी, लेकिन उस कहानी की जानकारी भी ले ली थी और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में भी जानकारी ले ली थी। लेकिन कहानी या उनके साहित्य की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम थोड़ा बहुत वहाँ बताने से चूक गए थे क्योंकि समय का अभाव था। तो उन विशेषताओं को हम संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। हम जब अज्ञेय का नाम लेते हैं और चूंकि हम इस समय अज्ञेय का कहानीकार के रूप में ही हम उनको देख रहे हैं, तो हमारा उनके उसी रूप पर ध्यान अधिक जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अज्ञेय बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे और उनकी दृष्टि बड़ी सौंदर्यपरक थी और ख़ासतौर से सूक्ष्म सौंदर्यपरक थी। इसलिए उनका हिंदी के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, विशिष्ट स्थान है। लेकिन हुआ क्या, इनको कहानी के क्षेत्र से जोड़ दिया गया या किसी एक विधा के साथ जोड़ दिया गया तो वो उनके साथ अन्याय होता है। तो हम अज्ञेय को किसी एक विधा के साथ ही जोड़ते हैं तो उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो पहचान है, उस विधा विशेष के साथ ही रह जाती है। अन्य विधाओं में उनका जो योगदान रहा था, वो योगदान हमारी नज़रों में नहीं आ पाता या पूरे संदर्भों के साथ उसकी विवेचना हम नहीं कर सकते। कविता के क्षेत्र में भी आपका काफ़ी योगदान रहा है और विस्तार के साथ इसमें उनकी काबिलियत को, उनकी योग्यता को स्वीकार भी किया गया है। लेकिन ये नहीं है कि वो कोई कहानी के क्षेत्र में ही रहे हों या कविता के क्षेत्र में रहे हो। उपन्यास विधा पर भी आपकी पूरी पकड़ थी और उनके उपन्यास इस बात को पूरी तरह से प्रमाणित करते हैं। तो हमें उनके इन सभी रूपों को देखना चाहिए जब हम अज्ञेय का मूल्यांकन करते हैं। तो अज्ञेय की कहानियों के बारे में जहाँ तक जानकारी है, वो ये मानते हैं कि मनोवैज्ञानिक कहानीकार थे। ये अक्सर उन पे एक ठप्पा लग जाता है, लेकिन जब हम उनकी कहानियों को पढ़ते हैं तो ये बात निकल करके स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाती है कि उन्होंने खाली मनोवैज्ञानिक कहानियाँ ही नहीं लिखी थी, बल्कि सौंदर्य बोध और व्यक्ति सत्ता की कहानियाँ भी आपने लिखी थी। और आरंभिक काल में तो विशेष तौर पर इनकी कहानियों में व्यक्तित्व समर्पण की कहानियाँ मिलती है और ख़ास तौर पे कथात्मक शैली में। तो अब हम उनकी कुछ विशेषताओं को इसके अंतर्गत लेंगे। यायावरी प्रवृत्ति आपकी कहानियों में अक्सर मिल जाती है क्योंकि बचपन से लेकर के जीवन के अंत तक आप देश और विदेश में घूमते रहे और वहाँ के जो अनुभव थे, वो अनुभव आपकी कहानियों में हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं। इसके साथ साथ वैचारिकता इनकी कहानियों की एक और खासियत थी। इनकी कहानियों में विचार भी, जैसे प्रेमचंद जी कहते हैं, ठूस ठूस कर भरे होते हैं। और विवेक से बढ़कर जो कहानी है, पगोड़ा नामक जो कहानी है, पगोड़ा वृक्ष नामक जो कहानी है, क्षमा है, प्राण शत्रु है, तो ये कहानियाँ, इनकी इस तरह की कहानियाँ हैं जो वैचारिकता से भरपूर कहानियाँ मानी जा सकती है, जिसमें इन्होंने जिस किसी भी विषय को लिया है उस विषय पर खूब विचार किया है। फिर है मनोवैज्ञानिकता या मनोविश्लेषणता।
तो इनकी कहानियाँ चूंकि मानव मन को भीतर से कुरेदती है, तो हम कह सकते हैं कि इन कहानियों में मनोविश्लेषण हमारे सामने निकल करके आता है। मनोवैज्ञानिकता के ये पूरी तरह से मर्मज्ञ लेखक थे, इसलिए वो कहानियों में हमको अक्सर दिखाई दे जाता है। इसके साथ साथ आपकी कहानियों में युद्ध परक कहानियाँ भी थी, जिनमें युद्धों का खूब वर्णन हमको हुआ है, क्योंकि आप हिंदी साहित्य के शायद एकमात्र ऐसे कहानीकार हैं जो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं युद्ध से जुड़े हुए थे, युद्ध में भाग लिए हुए व्यक्ति थे, या सेना में या सैनिक रूप में जो रह चुके थे। तो इसलिए आपकी कहानियों में भी युद्ध के वर्णन हमको मिल जाते हैं, जैसे मेजर चौधरी की वापसी, नगा पर्वत की एक घटना इत्यादि कहानियाँ। जब हमने इनका जीवन परिचय लिया था तब मैंने कहा था, पढ़ते समय ही आप क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे और उनके विचारों का प्रभाव आपकी कहानियों में रहा, और इनकी प्रारंभिक कहानियाँ थी उनमें ये जोश भी हमको खूब दिखाई देता है। और क्रांतिकारियों के जीवन का वर्णन भी नाम लेकर के उन क्रांतिकारियों का नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी के जीवन का किस तरह से अस्तित्व रहता है, उस पर इनकी कहानियाँ हमको मिल जाती हैं। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी कहानियों में शैलीगत नवीनता को भी बहुत अधिक महत्व दिया। तो इनकी कहानियाँ एक नई शैली लेकर के हमारे सामने उपस्थित होती है। इनकी कहानियों में जो है कथात्मक शैली की विशेषता भी मिलती है। इन्होंने 67 कहानियाँ लिखी थी या 68 कहानियाँ लिखी थी, जिसमें से लगभग 22 कहानियों की जो शैली है वो कथात्मक शैली है, अर्थात कहानी में कहानी। तो इस तरह की कहानी एक नई शैली थी, उस समय नया प्रयोग था जो कि आपकी कहानियों में हमको मिल जाता है। इसके साथ साथ मानवीय अनुभूतियों का मार्मिक विश्लेषण भी आपकी कहानियों में मिल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अज्ञेय ने युद्ध वाली विभीषिका भी भुगती थी, भारत पाकिस्तान का विभाजन भी आपने भुगता था। तो जो एक मानवीय अनुभूतियाँ थी आपकी, उन्होंने इसको पकड़ा और उसका चित्रण अपनी कहानियों में किया। इसके साथ साथ आपकी कहानियों की एक या इनकी रचनाओं की एक और विशेषता है कि आपने बंधे बनाए लीक से बंधकर शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई रचना नहीं की, बल्कि जहाँ आवश्यक हुआ नए नए शब्दों का प्रयोग किया अपनी कहानियों में। नए नए शब्दों का, जिस भाषा से, जिस परिस्थिति से, जिस वातावरण से जुड़ी वो कहानियाँ हैं, उन भाषाओं के शब्दों को भी लिया और उन शब्दों को यदि ज़रूरी हुआ तो आवश्यक नया स्वरूप भी आपकी कहानियों में हमको मिल जाता है, जो कहानी की रोचकता को भी बढ़ाते हैं। इसके साथ कहानियों एवं उपन्यासों में मानवीय द्वंद्व और उसके विश्लेषण की प्रवृत्ति भी हमको मिल जाती है, क्योंकि इन द्वंद्व के बिना और उसके विश्लेषण के बिना मेरा ये मानना है कि कोई कहानी होना संभव या कोई रचना होना संभव नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कहानियों के जो विषय चुने, उन विषयों में भी एक नवीनता थी, और वो इस हद तक चले गए थे कि उस समय तक कहानीकारों द्वारा जो विषय चुने ही नहीं गए थे या चुनना लोग पसंद नहीं करते थे, उनको भी आपने अपनी कहानियों में स्थान देकर उसको विषय बनाया। देश के विभाजन का जो वर्णन है वो भी आपकी कहानियों में मिल जाता है, जैसे कहानी लेटर बॉक्स या शरणदाता, बदला, मुस्लिम हिंदी भाई भाई इत्यादि जो कहानियाँ हैं, उनमें इन्होंने जो युद्ध की विभाजन की जो विभीषिका देखी थी, उसमें जो कठिनाइयाँ लोगों ने भुगती थी, या जो विशेषता लोगों के आपसी सांप्रदायिक एकता के या समन्वय की जो बातें आई थी, उनको आपने अपनी कहानियों में स्थान दिया है। क्योंकि ये पंजाबी थे और पंजाब ने
जो आज़ादी के समय विभाजन हुआ था उसकी विभीषिका को शायद सबसे अधिक भुगता है। मानवीय संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों के प्रति आग्रह इन कहानियों में हमको खूब मिल जाता है। इसके साथ साथ चूँकि जेल में भी रहे, एक विद्रोह के भाव आपके मन में थे जवानी के समय में, तो इनकी कहानियों में एक आक्रोश, वो समाज के प्रति हो, चाहे व्यवस्था के प्रति हो, चाहे अंग्रेज़ों के प्रति हो, चाहे सरकार के प्रति हो, या समाज के किसी तबके के प्रति हो, वो हमको इनकी कहानियों में, काफ़ी कहानियों में मिल जाता है। इन सब विषयों के अतिरिक्त आपने चाहे रोमांस हो, चाहे यथार्थ हो, चाहे भगिनी संबंधित प्रेम हो, इन सब का वर्णन इनकी कहानियों में मिल जाता है। इन विषयों पर भी आपने कहानियाँ लिखी। इसके साथ साथ काम और प्रेम संबंधी विवरण भी आपकी कहानियों में मिल जाते हैं। ये नहीं कि खाली आदर्शवादी कहानियाँ लिखी हो, या खाली प्रयोगवादी कहानियाँ ही लिखी हों, या खाली यथार्थवादी कहानियाँ ही लिखी हो। आपने जो मानव जीवन के पहलू होते हैं, चाहे वो प्रेम हो चाहे कुछ और हो, वो सब आपने अपनी कहानी में विषय के रूप में लिए। ये इनकी कहानियों की एक विशेषता है, या इनके साहित्य की भी विशेषता आपको मिल जाएगी। चूँकि आपने युद्ध में भाग लिया था, तो युद्ध पर विचार आपके होना स्वाभाविक है। तो आप अपने साहित्य के माध्यम से, चाहे वो कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, या निबंध हो, या कविताएं हो, तो युद्ध के संबंध में गुण व दोष उसके, और ऐसे मनुष्य जो युद्धों से जुड़े हुए हैं या जिनके कारण युद्ध हुए, उनके गुण व दोष इन कहानियों में पात्रों के माध्यम से हमको मिल जाते हैं। इसके अलावा एक और विशेषता मान लीजिए या कमी मान लीजिए, आपकी कहानियों में विचार और मनोवैज्ञानिकता इतनी अधिक मिल जाती है बहुत सी कहानियों में, कि इनकी कहानियों को समझने में बहुत कठिनाई होती है। आपके जो कहानी ली गई है, वो कहानी भी इसी तरह की कहानी है, और इसको समझना काफ़ी कठिन होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनकी जो कलागत और भावगत जो विशेषताएं हैं वो हमने देखी। कठिन शब्दों का प्रयोग भी आप में मिल जाता है, संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी मिल जाता है, उर्दू शब्दों का प्रयोग भी आपकी कहानी में मिल जाता है। जहाँ आवश्यकता हुई मुहावरों का प्रयोग भी आपकी कहानियों में मिल जाता है। लोकोक्तियाँ भी आपने बड़े ढंग से अपनी जो है रचनाएं हैं उनमें आपने काम में लिए, कहानियों में आपने काम में ली है। तो आपकी कहानी में भी, आपकी रचनाओं में भी विविधताएं रही है, नवीनताएं रही है, जिससे कि आपके साहित्य ने हिंदी को तो बहुत बड़ी देन दी ही, लोगों को भी काफ़ी कुछ अपनी तरफ से देने की कोशिश की, और आपका स्थान इन कारणों से हिंदी साहित्य में बहुत उच्च श्रेणी में गिना जाता है। इसके साथ साथ हम यहाँ एक विचार और कर सकते हैं कि जब किसी देश का विभाजन होता है तो उसमें जो स्थितियाँ आती है वो एक तरह से पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों पर प्रहार करने वाली घटना होती है। तो वो जो प्रहार होता है वो व्यक्ति को तोड़ देता है, उसकी संस्कृति को मार देता है। तो वो जो भुगता उन्होंने, वो अपनी कहानी में लाए। जो विक्षुब्धता उनके मन में आई उन घटनाओं से, उसने निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक प्रभावित किया। और मैंने आपको नाम बताए थे कि युद्ध विषयक कहानियाँ भी आपने, जैसे मेजर चौधरी की वापसी, नगा पर्वत की एक घटना इत्यादि लिखी, वो इसी तरह की कहानियों के माध्यम से हमारे सामने आपने रखने की कोशिश जो है वो की थी। और वो कहानियाँ
आज एक अनूठी कहानियों की श्रेणी में आ जाती हैं। तो इस तरह के एक व्यक्तित्व का और उनके साहित्य का, वो साहित्य भी उनका अनूठा है। कभी आपको पढ़ने का अवसर मिले तो अपने जो पुस्तकालय है अपना लोहिया महाविद्यालय का, उसमें जाकर के आप पढ़िए। पूरी ग्रंथावली आपको इनकी मिल जाएगी और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कठिन है, हो सकता है कि आपका मन उसमें न लगे, लेकिन उसके बावजूद यदि आपने थोड़ा ध्यान दिया तो आप पढ़ेंगे और आपके विचार भी परिपक्व होंगे। ऐसी मेरी राय है। जय हिंद, जय भारत।